हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज से हम सामान्य हिंदी की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रहेगी दोस्तों हमारी समसामयिक घटना चक्र की जो बुक आती है 2022 वाली ये बुक है। उससे दोस्तों हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी अपने लगभग सभी एग्जाम्स में दोस्तों हिंदी पूछता है, और हिंदी में दोस्तों एक टॉपिक उसका कॉमन रहता है, हिंदी वर्णमाला। और इसी टॉपिक में दोस्तों 200 प्रश्न हैं, और इन 200 प्रश्नों को दोस्तों हम 4 भागों में पूरा करेंगे। 50 प्रश्न एक पार्ट में बनाएंगे, और वर्णमाला लेसन के हमने 4 पार्ट बनाने हैं दोस्तों। और लगभग लगभग दोस्तों वर्णमाला से आपके जितने भी प्रश्न भविष्य में पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, सभी आपको इनमें से मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, और कुछ प्रश्न दोस्तों जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें मिल जाएंगे। खासकर दोस्तों यूके पीएससी के द्वारा अभी जो ईओ की वैकेंसी निकाली गई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और कर राजस्व की, उसमें दोस्तों आपकी हिंदी पूछी जा रही है 100 नंबर की। ठीक है, इसी के साथ साथ यूके पीएससी जेई, यूके पीएससी एई या यूके पीएससी के बहुत सारे अलग एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी ने भी अपने लगभग सभी एग्जाम्स में अब हिंदी को कॉमन कर दिया है। तो उसके लिहाज से ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों रहने वाला है। और खासकर जो ईओ वाला एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपका 15 नंबर का आने वाला है इस वर्णमाला वाले टॉपिक से। मतलब 15 क्वेश्चन आपके इस लेसन से पूछे जाएंगे। अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप नॉर्मली यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ईओ वाले एग्जाम में यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जेईई वाले जो स्पेसिफिक एग्जाम यूके पीएससी कराता है, या जो अन्य एग्जाम कराता है जिसमें हिंदी वो पूछता है, हिंदी को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रखता है, वहाँ पर भी इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न हमेशा से दोस्तों पूछे जाते रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज इसका दोस्तों पार्ट 1 है, तो आप इस वीडियो को देख के जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। इसी प्रकार से दोस्तों जो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सभी टॉपिक्स को मैं आपका इस बुक से करवाते रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि टॉपिक का नाम है वर्णमाला, तो वर्णमाला से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर नॉर्मली पूछेगा तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी क्या? वर्ण। और वर्ण या ध्वनि क्या होती है आपको याद होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। और वर्ण क्या होता है? अविभाजित होता है। वर्ण उससे छोटा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे ओ, आ, ई, ये सब कुछ आपके क्या है दोस्तों? ये आपके वर्ण हैं। ये आपको याद रखना है। यानी कि वर्ण क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, या आप कह सकते हैं दोस्तों वर्णों के समुदाय को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को दोस्तों वर्णमाला कहा जाता है। और भाषा के या हिंदी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को भी वर्णमाला ही कहा जाता है। तो ये 2 टॉपिक आपको मोटी मोटी डेफिनेशन दोस्तों याद रखनी है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो होते हैं दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ से दोस्तों 2 से 3 फैक्ट बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है, मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वो वर्ण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग कौन सा है? तो वो दोस्तों वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न बनता है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो वो भी दोस्तों हो जाएगी वर्ण या ध्वनि। उसी प्रकार से एक और प्रश्न दोस्तों आपका बनता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है दोस्तों भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों क्या? वाक्य। और वहीं प्रश्न अगर आपसे बनता है कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है दोस्तों क्या? वाक्य।
आप दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये आपको बार बार परेशान करेंगे एग्जाम्स में। बहुत सारे एग्जाम्स में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? वर्ण, ठीक है। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? वर्णों से मिलकर या ध्वनि से मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? अक्षरों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? शब्द या पद बनता है। शब्द या पद बनता है। वहीं पद से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? इससे मिलकर आपका पदबंध बनता है। और पदबंध से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? आपका पदबंध से मिलकर आपका उपवाक्य बनता है। और उपवाक्य से मिलकर आपका क्या बनता है? वाक्य बनता है। बहुत बार दोस्तों आपका यह क्रम पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में निम्न को क्रमबद्ध कीजिए, तो उसमें आपको याद रखना है अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। वर्ण से क्या बनेगा? वर्ण से बनेगा अक्षर। अक्षर से क्या बनेगा? अक्षर से बनेगा पद या शब्द। शब्द से क्या बनेगा? पदबंध बनेगा, ठीक है। शब्द या पद से पदबंध बनेगा। पदबंध से क्या बनेगा? उपवाक्य बनेगा। और उपवाक्य से बनेगा क्या दोस्तों? वाक्य। इसी में लिए मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई या अंग कौन सी होती है? वाक्य होती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? अब इससे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में या जिनके लेखन में हमेशा स्वरों की सहायता ली जाएगी, वह दोस्तों हमारे क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में दोस्तों आपके कितने? 33 व्यंजन होते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके पूरे टॉपिक में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला दोस्तों आपका पॉइंट पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। यही प्रश्न आपको आगे जाकर भी मिलने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये सारे टॉपिक्स जो है वह बता दे रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 11। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य चीज़ की सहायता नहीं होती है, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये 11 स्वर कितने कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या होती है दोस्तों आपकी क्या? 11। उसी प्रकार से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या भी 11 ही होती है। यही 11 स्वर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो शुद्ध स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 10। इसमें री को हटा दिया जाता है। और वहीं आपसे ओवरऑल दोस्तों पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, या हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या दोस्तों 13 मानी जाती है। इसमें अंक और अहो भी शामिल हो जाते हैं। अंक और अहो भी शामिल हो जाते हैं। वैसे दोस्तों अंक और अहो क्या होते हैं? ये आपके आयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। वैसे इन्हें ना तो स्वर कहा जाता है, ना ही व्यंजन कहा जाता है, लेकिन लेखन के आधार पर इन्हें स्वरों में ही काउंट कर लिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। वहीं या आपसे प्रश्न पूछा था कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो 11 होती है। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? लेखन के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 13 होती है। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से दोस्तों व्यंजनों के भी कॉन्सेप्ट हैं। व्यंजन में अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33 होती है। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन पूर्णतः स्वरों पर निर्भर रहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में जो भी ध्वनि छिपी रहती है, यानी कि जो अ की ध्वनि छिपी रहती है, यानी कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे आप क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, देखिए अ का उच्चारण आने की हमेशा स्वरों की सहायता से यह बोले जाते हैं। अब बात करें अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33, और लेखन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? 39 होती है। ये आपको याद रखना है। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि 5 आपके वर्ग हो गए। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ,
चौ छ जौ झ यों, टौ ठौ डौ ढौ णौ, तौ थौ दौ धौ नौ, पौ फौ बौ भौ मौ, यौ रौ लौ वो, तालवी सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ और हौ, ये आपके मूलतः व्यंजन माने जाते हैं 33। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ्यो त्रौ ग्यों स्रो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से अनुस्वार माने जाते हैं या अंक और अहो। ठीक है। अनुस्वार माना जाता है अंक, ये अंक अनुस्वार माना जाता है, और अहो आपका क्या विसर्ग माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अणो, अणो ढौ के नीचे बिंदु, और अढौ ढौ के नीचे बिंदी, ये आपके क्या द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका प्रश्न पूछाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, लेखन के आधार पर अगर पूछाएगा तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, जिसमें 13 के हैं स्वर हैं, और व्यंजन कितने हैं दोस्तों 39 हैं। ठीक है। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 39 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और वहीं उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है 44, जिसमें 11 आपके स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते हैं आपके 33। ये दोस्तों था कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया है। इतनी चीज़ें आप फिलहाल याद कर लीजिए, बाकी जो आपके प्रश्न आएंगे उससे आप आगे सब कुछ समझ जाने वाले हैं। ठीक है। अब आपको अलग अलग किताबों में ना ये रिकॉर्ड थोड़ा सा अलग अलग भी मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक रिकॉर्ड यही है जो कि यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है। जितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार दिया गया है कि लेखन के आधार पर 52 होते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या, और उच्चारण के आधार पर 44 होती है। ठीक है। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो कभी भी आपको ऑप्शंस में दोनों नहीं दिए जाएंगे। तो प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, तो हिंदी भाषा में दोस्तों व्यंजनों की संख्या जो होती है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या होगी 33 होगी। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 33 हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 33 रहने वाले हैं। ठीक है। 5 वर्ग आ जाएंगे तो 25 तो उनकी संख्या होगी। उसके बाद 4 आ जाएंगे आपका यो रो लो वो, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद 4 आ जाएंगे दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और हो। ये आपके मूलतः 33 जो होते हैं व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी व्याकरण माला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों, यो रो लो वो। और उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और हो। इसे वो कहते हैं तालव्य स्व, क्योंकि उसका उच्चारण तालव्य से होता है। इसे कहते हैं मूर्धन्य स्व, क्योंकि उसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। इसे बोलते हैं दंत से, इसका उच्चारण दंत्य से होता है, और ये होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हौ का उच्चारण कहाँ से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे मैं ही आपको बता देता हूँ, जो दोस्तों हौ है आपका, इसका उच्चारण भी दोस्तों कहाँ से होता है कंठी से ही माना जाता है। कहाँ से माना जाता है इसका उच्चारण कंठी से माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो 33 व्यंजन हैं, जो कि आपको बता दिया गया है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भाषा में मूलतः 33 व्यंजन होते हैं, उच्चारण के आधार पर भी 33 व्यंजन माने जाते हैं, जिसमें क वर्ग, हर वर्ग में दोस्तों क्या होते हैं 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है। इसके बाद चौ वर्ग में चौ छ जौ झ यो आता है। फिर टौ वर्ग में टौ ठौ डौ ढौ णौ आता है। फिर तौ वर्ग में तौ थौ दौ धौ नौ आता है। प वर्ग में प फ ब भ म आता है। ठीक है। तो प्रत्येक के 5 व्यंजन हो गया, तो इस प्रकार के 25 व्यंजन क्या हो गए हमारे, मूलतः 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यो रो लो और वो। 4 उसमें व्यंजन होते हैं, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और हो। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन हैं। इनके अतिरिक्त दोस्तों 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, अणौ और अढौ। अणौ और अढौ 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और 4 दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ्यो त्रौ ग्यों और स्रो। और अगर आप 33, 2 35 और 4 39 इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न भी वही है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 33। ठीक है। इस किताब की दोस्तों एक अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, ये है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपके लिए भी रिवीजन की दृष्टि से ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर बार आप प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 33 व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4, और क से प वर्ग तक वर्णों की संख्या 25। अंतस्थ व्यंजनों को दोस्तों क्या अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यो रो लो और वो, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है।
अगला बात करते हैं वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है आपकी कितनी, 25, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। 4 वर्ग इसमें आते हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। देखिए हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। हर वर्ग में दोस्तों आपके क्या होते हैं, 5-5 आपके क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। ठीक है, क वर्ग को दोस्तों कंठी बोला जाता है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है, KTM2DO। ठीक है, यानी कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठी से होता है। चौ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। टौ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। तौ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत्य से होता है। और पौ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। बहुत बार आपको इसमें से कोई भी वर्ण दे देगा और पूछेगा कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है, कंठी से होता है, मूर्धन्य से होता है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है, कंठी, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, क वर्ग में क ख ग घ ङ, चौ वर्ग में चौ छ ज झ य, टौ वर्ग में टौ ठो ड ढ ण, तौ वर्ग में तौ थो द ध न और पौ वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो इसके पंचमाक्षर होते हैं, व्यंजनों के जो वर्ग हैं, इसके जो पंचमाक्षर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि ये जो ङ, य, ण, न और म है, यह पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं दोस्तों, यह पंचमाक्षर कहलाते हैं अनुनासिक। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुनासिक क्या होते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक या नासिक के भी कभी कभी इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं पंचमाक्षर ङ, य, ण, न और म। इन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक या नासिक की भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है दोस्तों किसको, वर्ण को, जो मैं आपको बता भी चुका था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर है। भाषाविदों ने वर्ण के 3 भेद बताए हैं। प्रथम स्वर वर्ण या अक्षर, द्वितीय व्यंजन वर्ण या अक्षर, तीसरा क्या है, संयुक्त वर्ण या अक्षर। स्वरों में अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, अंक, अ। ठीक है, व्यंजन में क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। ठीक है, इसी प्रकार से संयुक्त अक्षरों में छ, त्र, ज्ञ और स्र। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं। याद रखना, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं और इसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, वो है शब्द, जैसे कि कमल, नयन और चयन। अगला हमारा प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों आपकी हो जाएगी क्या, वर्ण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता है। वस्तुतः वह छोटी से छोटी ध्वनि जो कर्ण या कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, यानी कि वह हमारी क्या कहलाती है, ध्वनि या वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला में नहीं है, क, छ, ज्ञ और चौ। तो वर्णमाला में क्या नहीं है इसमें से पूछा गया दोस्तों। तो क दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न मूलतः इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा तालव्य नहीं है होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा तालव्य नहीं है होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि चौ, छ, ज, झ, य ये सभी क्या होते हैं, तालव्य वर्ग के होते हैं दोस्तों। क यहाँ पे क्या होगा, तालव्य नहीं होगा। ठीक है, तो तालव्य नहीं होगा ये प्रश्न। तो क वर्ण देखिए तो तालव्य नहीं है, यह कंठ के अंतर्गत आता है, अल्पप्राण वर्ण भी है। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग तथा चौ वर्ग क्या होते हैं, क वर्ग को बोलते हैं हमारा, जो कंठी वर्ग और चौ वर्ग को बोलते हैं दोस्तों क्या, तालव्य वर्ण। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो स्वर मैंने आपको बताई दी। तो हिंदी भाषा में मूलतः स्वरों की संख्या दोस्तों मानी जाती है उच्चारण के आधार पर कितनी, 11। ठीक है, कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है नॉर्मली। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंक क्या होता है, अंक बोलता है, जो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुस्वार। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया अंक क्या होता है, अनुस्वार होता है। और विसर्ग क्या होता है, अह दोस्तों हमारा क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, और एक इसके अलावा क्या होता है, अनुनासिक भी होता है, जिसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे दोस्तों अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, मूलतः इन्हें ये जो अंक और अहो हैं, ठीक है, इन्हें ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन माना जाता है, लेकिन कभी कभार इन्हें स्वरों के रूप में भी काउंट कर लिया जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अब टोटली दोस्तों यहाँ पे वर्ण पूछा गया, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्णों की संख्या हो जाएगी कितनी, 52। मैंने आपको बताया था 13 स्वर और 39
व्यंजन, ठीक है, क्योंकि इसमें 13 स्वरों में दोस्तों आयोग वाह को भी जोड़ लिया जाता है। तो देख सकते हैं आप हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मूलतः है 52 है, मूल स्वर 11 है, आयोग वाह 2 है, मूल व्यंजन कितने हैं 33 हैं, संयुक्त व्यंजन है 4 छ त्र ग्यों स्र, इसके अतिरिक्त 2 द्विगुण व्यंजन है या उचित व्यंजन है अणो और अढौ। अणो और अढौ दोस्तों याद रखना है, डॉ के नीचे बिंदी होता है और ढौ के नीचे बिंदी होता है, इसे उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और ये भी दोस्तों एक अच्छा फैक्ट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण के कौन कौन से प्रकार होते हैं मूलतः दोस्तों ये पूछा गया है। तो वर्ण के दोस्तों मेलती 3 प्रकार माने जाते हैं, स्वर व्यंजन और आयोग वाह, ठीक है, स्वर व्यंजन और आयोग वाह जो यहाँ पे दिए गए, मूल स्वर आयोग वाह और मूल व्यंजन ये होते हैं, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं, अतिरिक्त द्विगुण व्यंजन ये होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को स्वर व्यंजन व आयोग वाह के रूप में भी जाना जाता है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर ये स्वर के प्रकार होते हैं। संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को संयुक्त वर्ण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। तो स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को दोस्तों क्या कहता है, अक्षर कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो सके, ये भी आपको याद रखना है, जिसका क्षरण ना हो सके दोस्तों उसे अक्षर कहा जाता है। या अक्षर के बारे में दोस्तों एक और परिभाषा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी जो कि काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछी गई है कि ध्वनियों की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं। और अक्षर का अर्थ होता है जो न तो घट सके ना ही नष्ट हो सके। और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं जिनका क्षरण न हो, ठीक है। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, एवं 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो उसे अर्थ दे इन्हें वाक्य कहते हैं। तो वाक्य और शब्द की परिभाषा भी आप देख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वर्णों का सार्थक क्रम जो एक निश्चित अर्थ देता है उसे शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ पे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन हो जाता है, संकलन है, गणना है, समूह है, तो व्यवस्थित समूह आपको याद रखना है। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 आयोग वाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। ये मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। हर प्रश्न दोस्तों आपका लगभग इसी प्रकार से पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताए क्योंकि आपके काम आएंगे। अभी मैंने आपको अल्पप्राण महाप्राण वाले कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, स्वरों के प्रकार नहीं बताए हैं, वह जैसे जैसे आगे प्रश्न आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समुदाय को दोस्तों क्या कहता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को वर्णों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो भी वर्ण ही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में दोस्तों ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है। जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित किया जाता है उसे स्वर कहते हैं, और व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहता है, अक्षर कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है और आप देख भी सकते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, और अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। अक्षर के बारे में मैंने आपको परिभाषा बताई दी थी, जिसका क्षरण ना हो सके, यानी कि जो ना तो नष्ट हो सके ना ही घट सके, वो हमारा अक्षर कहलाता है। वस्तुतः स्वतंत्र वर्णों को तथा स्वरों पर आश्रित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों से बना होता है, जैसे क ख ग घ प म में, जैसे क हलंत प्लस ओ। मूलतः व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, इसमें हलंत लगा रहता है, ये मूलतः व्यंजन होते हैं, ठीक है। मतलब संयुक्त आप ये कह सकते हैं, इनके स्वतंत्र, ये जो क के नीचे हलंत लगाया था इसे बोलते हैं स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र व्यंजन बोलते हैं इसे। और वहीं क में हलंत में जब आप अ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क, और यहाँ पर ये हमारा व्यंजन बन जाता है जिसे स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, क हलंत, ख हलंत, प हलंत, म हलंत, ये क्या होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछा है कि स्वतंत्र व्यंजन क्या होते हैं, तो हलंत वाले क्या होते हैं, हमारे स्वतंत्र व्यंजन होते हैं। और जब इसमें क्या होता है, स्वरों के साथ इसका उच्चारण किया जाता है, स्वर जिसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो हमारे क्या बनते हैं, मूलतः व्यंजन बनते हैं। तो 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये दोस्तों वही परिभाषाएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं आपकी। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं।
तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी दोस्तों क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आप देख सकते हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण न हो सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सकें, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वही डेफिनेशन है दोस्तों जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हर ऑप्शंस को आपको डिक्टेट किया गया है यहाँ पे, और आंसर हो जाएगा आपका लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। आयोग वाह कितने होते हैं, 2 आयोग वाह माने जाते हैं दोस्तों। अनुस्वार और विसर्ग आपको याद रखना है, ये अनुस्वार है और ये दोस्तों आपका क्या होता है, विसर्ग होता है। अंक और अह, ठीक है। अनुनासिकता चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से जब चंद्रबिंदु लगता है दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला आपका टॉपिक शुरू होने वाला है इसमें स्वर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य के वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। अगर स्वर की बात करें दोस्तों तो स्वर जो है वह संस्कृत की अच धातु से निर्मित है, संस्कृत की अच धातु से निर्मित है स्वर, ठीक है। और स्वरों के उच्चारण में कंठ, तालव्य और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं वह वर्ण जिसको बिना किसी अवरोध के सतत बोला जा सकता है, वह वर्ण जो व्यंजन के उच्चारण में मदद करता है, या वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है, वह स्वर कहलाता है। ये दोस्तों डायरेक्टली एक टॉपिक है, आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मूलतः संख्या मानी जाती है 11, मूल स्वर माने जाते हैं दोस्तों 11। वहीं या उच्चारण के आधार पर स्वर भी 11 माने जाते हैं, और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनुस्वार और विसर्ग यानी कि आयोग वाह भी ऐड हो जाते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और दोस्तों आपको एक और फैक्ट याद रखना है, कभी कभी आपसे आगत स्वर या ग्रहित स्वर भी पूछा जाता है। तो आगत स्वर या ग्रहित स्वर क्या होता है, जो ये वाला आ होता है जिसके ऊपर खाली दोस्तों चंद्रबिंदु नहीं लगता है, इसको बोलते हैं हमारा क्या, आगत स्वर, मेहमान स्वर या विदेशी स्वर। ये आपको याद रखना है, जो कि आपका डॉक्टर में होता है, ठीक है। डॉक्टर में आपने देखा होगा, डॉक्टर इसे आगत स्वर बोला जाता है, याद रखना है आपको। अब प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या, स्वर। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता भी दिया है। वही डेफिनेशन यहाँ पे ली गई है, देखिए। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों का मेल होता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन हमेशा क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग जो होता है दोस्तों तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है। इसी प्रकार संज्ञा ऑप्शन में दिया गया। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा दोस्तों उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिक्टेट किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं स्वरों के प्रकार के ऊपर, कि स्वरों के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्वरों के मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार के, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के दोस्तों मूलतः 3 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। नोट्स बनाते हुए जरूर चलें, तभी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि रिवीजन की दृष्टि से या कॉन्सेप्ट की दृष्टि से मैं आपको सभी चीज़ें बताते रहूँगा, ठीक है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर दोस्तों आपके स्वरों की संख्या होती है 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, कौन सा, ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है, जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है, और इसे दोस्तों क्या, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो मूलतः उच्चारण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपको याद रखना है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे मूल स्वर या लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर और संधि स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा दोस्तों प्लुत स्वर, जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। बहुत बार दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वरों के मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर, यानी कि सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे बोलते हैं दोस्तों क्या, दीर्घ स्वर, या इसे गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों क्या, प्लुत स्वर, जिसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी बहुत अधिक समय लगता है, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का प्रयोग मुख्यतः दोस्तों नाटक और संवादों के रूप में किया जाता है।
यानी कि जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे इसमें, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल कौन से हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा यानी कि बहुत कम समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैं आपको बताता हूँ, ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। अब आप जिनके उच्चारण में कम समय लग रहा है, जैसे कि ओ, ई, ऊ और री, अगर आप इनका उच्चारण करेंगे दोस्तों तो इनके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। जैसे वर्णमाला में हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। तो 11 में से दोस्तों 4 आपके होते हैं क्या? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? दीर्घ स्वर होते हैं। इसके अलावा जो भी 7 बचे वह दीर्घ स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो आसान सा है, आप याद रख सकते हैं। जिसमें एक मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है, जिसमें सिर्फ एक मात्रा होती है वह हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे कि ओ, ई, ऊ, री, इसमें क्या है? सिर्फ एक ही मात्रा है, ठीक है। इसके अलावा दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। बड़ा, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपको याद रखना है। दीर्घ स्वरों की में 2 मात्रा गिनते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वरों में कितने मात्रा होते हैं दोस्तों? 2 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है। क्योंकि दीर्घ स्वर आपके 7 हैं, अभी आगे भी आएंगे तो वहाँ पे अभी आपको बताऊँ। ऐसे ही दोस्तों होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। वैसे प्लुत स्वरों की संख्या दोस्तों 8 मानी जाती है। आपका जो बड़े बड़े स्वर है इनसे प्लुत स्वर कहा जाता है, लेकिन 3 मात्रा चिन्ह के रूप में, ऐसे कि आप कहें राम, ऐसे करके राम बोलते हैं तो उससे प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। प्लुत स्वर के एग्जाम्पल वैसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घ, अघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो सभी स्वर आपके क्या होते हैं दोस्तों? सभी स्वर आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अल्प प्राण वो होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, वह हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वह हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसे प्राणत्व के आधार पर दोस्तों विभाजन किया गया वर्णों का। तो जिनके उच्चारण में क्या होता है? कम हवा निकलती है मुख से, उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। और वही जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? महाप्राण। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जिनके उच्चारण में हमारे मुख से या स्वर ग्रंथियों से या तंत्रियों से कम हवा निकलती है वह अल्प प्राण होते हैं, और जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है वह दोस्तों महाप्राण कहलाते हैं। और आपको एक पॉइंट दोस्तों याद रखना है, सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? सभी स्वर दोस्तों अल्प प्राण होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है स्वर तंत्रियों में घोष के आधार पे, यानी कि कंपन या श्वास के कंपन के आधार पे दोस्तों 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको बता दिया। प्राणत्व के आधार पे 2 प्रकार का होता है, क्या? महाप्राण और अल्प प्राण। प्राण का अर्थ होता है हवा से जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण, जहाँ पर अधिक हवा निकलती है उसे बोलते हैं महाप्राण। उसी प्रकार से घोषत्व के आधार पर, यानी कि हमारे श्वास के कंपन के आधार पर भी हमारे क्या होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं सघोष और अघोष। सघोष क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में क्या होता है? अधिक कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में क्या होता है दोस्तों? अधिक कंपन होता है, उन्हें बोलते हैं सघोष। और जिनके उच्चारण में कम कंपन होता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? अघोष। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और या स्वर तंत्रियों में गूंज, या हमारे गले में जो होती है ना दोस्तों, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उन पर जहाँ पे कंपन या गूंज उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं सघोष, और जहाँ पर गूंज उत्पन्न नहीं होती है उसे बोलते हैं अघोष। आपको स्वरों के बारे में याद रखना है। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और सघोष होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? आपके अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर है, देखिए। अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, इनके उच्चारण में अधिक श्रम यानी कि श्वास अधिक निकलती है, इसमें महाप्राण में, और कम श्वास निकलती है अल्प प्राण में, ठीक है। सभी स्वर, वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ये मैं आपको दोस्तों आगे भी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रख लीजिएगा, सभी स्वर जो होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं, और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ और अंग है, तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके महाप्राण कहलाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं ना, यो, रो, लो और वो, ये अंतस्थ व्यंजन दोस्तों क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार महाप्राण की बात करते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह महाप्राण कहलाता है, और सभी ऊष्म व्यंजन तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ और हो, ये आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी भाषा में
ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। 4 कौन कौन से, अ ई उ रे, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और यहाँ पे आप इसका एक्सपीरियंस देखते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती हुए ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, अ ई उ रे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, बड़ा आ, ओ, ए और ऐ। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। वैसे हम देखा जाए तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, तो ये दोस्तों सारे के सारे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मूलतः हमारे स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के रूप में हम इन्हें बांटते हैं। ठीक है, अब मूलतः दोस्तों दीर्घ स्वरों के भी ना अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बहुत बार ये कहा जाता है कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि अ धन अ से मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। ई धन ई से मिलकर हमारा दोस्तों बड़ी ई बनता है, और ऊ धन ऊ से मिलकर बड़ा दोस्तों हमारा क्या होता है, बड़ा ऊ बनता है। इसीलिए इसे दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य को भी दोस्तों देखे दीर्घ स्वर कहा जाता है। ए को भी दीर्घ स्वर कहा जाता है, क्योंकि अ धन ई से मिलकर बना रहता है। ए को भी कहा जाता है अ धन ए से मिलकर बना होता है। ओ को भी कहा जाता है अ धन ऊ से मिलकर बनाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। इनमें 3 वर्गों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर यानी कि प्लुत स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ ई उ री, दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा बड़ा ई बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा ऊ ये बांटा गया है। और संयुक्त स्वरों में दोस्तों ए आई ओ औ ये आते हैं। ठीक है, लेकिन मात्रत्व के आधार पे जो हमने विभाजन किया था उसमें उसमें ये सबके सब दोस्तों सातों क्या होते हैं, दीर्घ स्वर में काउंट किया जाता है। अब ये संयुक्त स्वर दोस्तों ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ए जो होगा आपका किससे मिलकर बना होगा दोस्तों, ए जो बना होगा आपका अ धन ई से मिलकर बना होगा, इसीलिए क्या है, संयुक्त स्वर है। ऐ जो होगा अ धन ए से मिलकर आपका क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ओ जो होगा दोस्तों अ धन ऊ से मिलकर आपका दोस्तों ओ बनेगा, और औ जो होगा अ धन ओ से मिलकर आपका क्या बनेगा दोस्तों, औ बनेगा। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। वैसे ये दोस्तों आपके दीर्घ स्वर में ही काउंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये विभाजन किया गया है यह संयुक्त के आधार पर किया गया है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं मूलतः दोस्तों जो हमारा दीर्घ स्वर होता है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है हमारा। ठीक है, दीर्घ स्वरों को भी आप ये कह सकते हैं 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है प्योर दीर्घ स्वर, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों क्या, संयुक्त स्वर। इसमें होती है बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आता है, और इसमें उसके अलावा जो 4 बचे वो आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, बड़ा ई इसमें दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। आ बड़ा ई बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है, अ ई उ री ह्रस्व स्वर है, ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा गया ना, ये सही प्रश्न है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ ये दोस्तों मूल दीर्घ स्वर माने जाते हैं, और ओ दोस्तों आपका क्या होता है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अ धन ऊ से मिलकर बना जाता है, इसमें संयुक्त इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर कौन सा है, ओम औम ओम या ओम। ठीक है, मैंने आपको बताया जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। दोस्तों ओम आपका क्या होगा, प्लुत स्वर होता है। कौन सा, ओम आपका प्लुत स्वर होता है। शेष जो होते हैं वह आपके गलत हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओम आपका प्लुत स्वर है। इसी प्रकार से राम आपने पढ़ा होगा, राम। ठीक है, तो ये भी आपका प्लुत स्वर होता है। ओम प्लुत स्वर है, शेष त्रुटि बोलना है। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 अंक लगाया जाता है। ठीक है, हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा एवं नाटक आदि सम्मान लिखते समय या पुकारते समय हम प्लुत शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण में समय लगता है दोस्तों किसके, प्लुत स्वर के उच्चारण में। आप देख सकते हैं प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसके लिए 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिमात्रिक भी इसे कहा जाता है। संवाद में, लिखते समय, पुकारते समय, चीखते समय, भाव प्रकट करते समय प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्या, प्लुत स्वर। जहाँ पे 2 मात्राओं का समय लगेगा वहाँ पे दीर्घ स्वर, जहाँ पे 1 मात्रा का समय लगेगा वहाँ पे ह्रस्व स्वर। वही चीज़ लिखी गई है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर या जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है दोस्तों मध्य स्वर, और तीसरा होता है दोस्तों पश्च स्वर।
ये टॉपिक ऐसा है, यहाँ से हमेशा दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब इसमें अग्र स्वर कौन कौन से हो दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा यानी कि अग्र भाग काम करता है या ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, और अग्र स्वरों की संख्या मानी जाती है दोस्तों कितनी? 4। ई ए ऐ ये हमारे क्या होते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा यानी कि अग्र भाग काम करता है या ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर बोलते हैं। याद रखना है आपको, ई ए ऐ ये हमारे क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है या सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि हमारा ओ, मध्य स्वर का एग्जाम्पल है ओ, जीभ का मध्य वाला भाग काम करता है। बाकी इसके अलावा जो भी बचे वो हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग काम करता है या सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये हमारे क्या होते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर होते हैं 5, मध्य स्वर होता है 1 और अग्र स्वर होते हैं दोस्तों आपके क्या? 4। ये भी आपको याद रखना है। और री को भी दोस्तों अग्र स्वर में काउंट किया जाता है। री भी क्या होता है? आपका अग्र स्वर होता है। ई ए ऐ और री। और यहाँ से दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आपको याद रखना है। छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई, जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो आप देखेंगे जीभ जो है आगे वाले हिस्से को जो है टच कर रही है। ई ए ऐ। इसी प्रकार से आप आ का करेंगे तो आ में आप पीछे वाले भाग को जीभ क्या हो रही है? टच कर रही है, पश्च भाग को। ठीक है, जीभ का पिछला वाला भाग काम करता है। ठीक है, तो उ ओ औ आ, इसमें पिछला भाग काम कर रहा है और मध्य में बीच वाला भाग आपका काम करता है। ये आपको याद रखना है। अब इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी स्वरों का उच्चारण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन से भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 भेद होते हैं दोस्तों। विवृत स्वर इसका भेद नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बता भी दिया मैंने। स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य और पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा एक और भाग होता है, भेद होता है स्वरों के आधार पर जब विभाजन किया जाता है, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने पर। तो मुख द्वार या मुख विवर के खुलने पर दोस्तों स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसमृत स्वर और समृत स्वर। ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से ओंठों की स्थिति के आधार पर भी स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर, जो कि हम आगे बात करेंगे। अगला दोस्तों मध्य स्वर क्या होता है? ठीक है, तो मध्य स्वर मैंने आपको बताया था जिसका उच्चारण मध्य भाग से होता है। औ खाली दोस्तों, औ हमारा सिर्फ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। औ को क्या बोलते हैं? मध्य स्वर बोलते हैं, याद रखना है आपको। जिन जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं और सिर्फ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। इसी प्रकार से पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर दोस्तों मैंने आपको बताया 5 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये आपके क्या होते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। तो प्रश्न वही है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये दोस्तों क्या है? ये आपका पश्च स्वर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन है, पश्च विवृत, पश्च समृत, अग्र समृत या अग्र विवृत। तो ये दोस्तों क्या होगा? पश्च समृत स्वर होगा। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब आप समृत स्वर पढ़ेंगे तो जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या होता है? समृत में आते हैं, तो इसलिए इसे पश्च समृत कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़े यू के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी और गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण इसे समृत स्वर कहा जाता है। बड़ा ऊ जो होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है? ओष्ठ भी होता है, वृत्तमुखी भी इसे कहा जाता है और समृत स्वर भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं समृत स्वर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे, तो मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे जो हमारे स्वर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसमृत स्वर और समृत स्वर। ठीक है, जिसमें विवृत स्वर क्या होता है? विवृत स्वर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे कि आप आ बोलेंगे तो आपका मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुल जाता है, इसे बोलते हैं विवृत स्वर। इसी प्रकार से दूसरा होता है दोस्तों क्या? अर्धविवृत स्वर, जिनके उच्चारण में क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है, ओ, ऐ, ओ और आ, ये जो आगत आ है ये इसमें आता है। ठीक है, अर्धविवृत में क्या होगा? ओ, ए और औ, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आपका आधा खुलता है। ऐसे दोस्तों एक होता है अर्धसमृत, जिनके उच्चारण में क्या होता है? मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए और ओ, ये होते हैं हमारे क्या? अर्धसमृत। इसी प्रकार से दोस्तों अगला होता है समृत, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या होता है? समृत कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये चारों परिभाषाएं भी आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी याद रखने हैं।
अब प्रश्न है जिनमें से कौन सा स्वर समृत है, जिनके उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार हमारा क्या होता है दोस्तों, लगभग बंद रहता है, तो समृत हो जाएगा दोस्तों क्या, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे क्या होते हैं, समृत कहलाते हैं। ठीक है। अगर आ की बात करें दोस्तों क्या होता है, आ होता है हमारा विवृत स्वर। औ की बात करें दोस्तों तो औ हमारा होता है दोस्तों क्या, अर्धविवृत। और ऐ की बात करें तो ये भी अर्धविवृत होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण मुख विवर लगभग बंद रहता है, छोटा ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। अब है अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर क्या है, तो अर्धविवृत मैंने आपको बताया था जिनके उच्चारण में दोस्तों हमारा मुख द्वार आधा खुलता है, ओ ऐ औ, ओ ऐ औ। ठीक है। तो यहाँ पे ऐ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अर्धविवृत स्वर हो जाएगा। तो ऐ क्या है, अर्धविवृत स्वर है जिनके स्वर के उच्चारण में जिह्वा अर्ध समृत से भी कम उठती है, वे अर्धविवृत कहलाते हैं। ऐ और औ ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस ये वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे कवर अप करते हैं। इसके अलावा जो आगे बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम आगे डायरेक्टली करते हुए जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्चुअल ये आपकी वीडियो थी, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।